सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक नया अध्याय लेकर उपस्थित हुई हूँ और उस अध्याय का नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के नाम को कौन नहीं जानता है। वो बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे और हमारे नवयुवकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। तो आज स्वामी विवेकानंद पाठ के आधार पर हम उनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का पाठ। क्या नाम है आज के पाठ का? स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ था। क्या था उनके बचपन का नाम? नरेंद्रनाथ। तो इंटरनल जो प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं तो वो मैं साथ साथ बता रही हूँ, ध्यान से अपनी किताब खोल के ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले उनके बचपन का क्या नाम था? नरेंद्रनाथ, ठीक है। बचपन की ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो उन्हें साहसी सिद्ध करती हैं। वे हमेशा सत्य बोलते थे, यानी स्वामी विवेकानंद हमेशा सत्यवादी थे और उन्होंने देश विदेश में घूमकर ज्ञान विज्ञान, अपने देश का जो है ज्ञान, जो था हमारे देश की संस्कृति है, उसका प्रचार प्रसार किया। और उनके विचारों को जानने के लिए हम यहाँ पर उनका जो अध्याय है स्वामी विवेकानंद वो पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। उनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक प्रख्यात वकील श्री विश्वनाथ दत्त के घर एक होनहार बालक का जन्म हुआ। यानी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। उनके पिता का क्या नाम था? श्री विश्वनाथ दत्त, ठीक है। उन्हें जिसका नाम रखा गया, यानी उनका क्या नाम रखा गया? नरेंद्रनाथ दत्त बचपन का नाम रखा गया। यही बालक आगे चलकर विश्व का प्रसिद्ध समाज सुधारक विचारक, विचारक का मतलब होता है जो अपने विचारों का प्रचार प्रसार करता है, ठीक है, विचारक बना, जिसे हम स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानते हैं। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तो यहाँ से एक प्रश्न निकल कर आता है कि उनकी माता का क्या नाम था? भुवनेश्वरी देवी था। नरेंद्र बाल्यकाल से ही साहसी थे। वे घुड़सवारी, तैराकी, गाने बजाने में निपुण थे। निपुण का मतलब होता है कुशल थे, यानी इन चीजों में वो कुशल थे, ठीक है। नरेंद्र हमेशा सच बोलते थे, यानी वे कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेते थे, हमेशा सत्य बोलते थे। एक दिन पढ़ाते समय अध्यापक ने बच्चों को बातें करते हुए देखा। अध्यापक पढ़ा रहे और बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, जैसा कि आप लोग अपनी कक्षा में करते हो, है ना। तो बातें करते हुए देखा अध्यापक ने उनको और उन्होंने बच्चों से पूछा, बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था। यानी पढ़ाते पढ़ाते वो बीच में रुक गए और उन्होंने बच्चों से क्या कहा? अच्छा बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था, ठीक है। तो नरेंद्र के अतिरिक्त, यानी नरेंद्र के अतिरिक्त किसी भी बच्चे ने इस बात का सही उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनका ध्यान किसमें था? बातों में था, इसीलिए, ठीक है। अध्यापक ने नरेंद्र को बैठ जाने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों को खड़े रहने की आज्ञा दी। सबके साथ नरेंद्र भी खड़े रहे, यानी नरेंद्र जो है वो बैठे नहीं, जबकि अध्यापक ने उन्हें बैठने के लिए कहा था, लेकिन वो भी खड़े रहे। यह देखकर उनके अध्यापक ने पूछा, नरेंद्र तुम क्यों खड़े हो? तो नरेंद्र ने कहा, गुरुजी बातें तो मैं भी कर रहा था, ठीक है ना। ये आपका किसने किससे कहा था, उसमें प्रश्न निकल के आता है कि बातें तो मैं भी कर रहा था। किसने किससे कहा? नरेंद्र ने अध्यापक से। इसलिए मुझे भी इनके साथ खड़ा रहना चाहिए। नरेंद्र की सच्चाई सुनकर शिक्षक बहुत प्रसन्न हुए, यानी खुश हुए, और उन्होंने सभी बच्चों से बैठ जाने को कहा। उस समय नरेंद्र केवल 7 वर्ष के थे। कितनी वर्ष की आयु थी उनकी? 7 वर्ष की। तो बच्चों 7 वर्ष की आयु में ही वो सच बोलना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था, झूठ का सहारा कभी नहीं लिया। एक बार किसी प्रार्थना सभा में संत रामकृष्ण परमहंस जी आए हुए थे और नरेंद्र ने उस सभा में एक गीत सुनाया, ठीक है। नरेंद्र ने कौन सी सभा में गीत सुनाया? जहां पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी आए हुए थे, उस सभा में क्या सुनाया? गीत सुनाया, ठीक है। उसके बाद गीत सुनकर परमहंस जी अति प्रसन्न और
उनसे मिलते रहने को कहा। धीरे धीरे नरेंद्र पर उनका प्रभाव पड़ने लगा, यानी जो स्वामी जी के जो विचार थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के जो विचार थे, उसका प्रभाव जो है बालक नरेंद्र पर पड़ने लगा। समझ आ रही है आपको ये चैप्टर? उसके बाद वे परमहंस जी के शिष्य बन गए, यानी जो स्वामी परमहंस जी थे वो नरेंद्र के गुरु बन गए, यानी उनको ज्ञान देते थे वो। ठीक है, धीरे धीरे उनका नाम यानी नरेंद्र का नाम धीरे धीरे क्या पड़ा? स्वामी विवेकानंद पड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नरेंद्र का नाम बड़े होने के बाद नरेंद्र का नाम जो है क्या पड़ा? तो प्रश्न में आएगा उत्तर जब इसका हम देंगे तो क्या देंगे? स्वामी विवेकानंद पड़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सबको सुखी बनाने के लिए मुझे लाख बार भी कष्ट भोगना पड़े तो मैं तैयार हूं। यानी क्या कहा करते थे? अगर दूसरों की मदद करने के लिए या दूसरों का भला करने के लिए अगर मुझे लाख बार भी कष्ट को सहन करना पड़े तो मैं वो कष्ट सहन करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, उनका विचार था, यानी उनका मानना था कि जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ होगा। ये किसने और किससे कहा? ये भी दिया हुआ है। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किससे कहा था? लोगों से कहा था। तो ध्यान में रखिएगा बच्चों जब आपके इंटरनल प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, मन स्वस्थ होने पर, मन स्वस्थ का मतलब क्या है? यानी अगर इस लाइन का मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारा अगर शरीर बीमार है, हमें बुखार है या हमें और कुछ है, तो हमारा मन भी खुश नहीं होगा, क्योंकि जब हमें बुखार होता है तो क्या होता है? हमारा मन भी अच्छा सा नहीं होता है ना, हमें कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है। उसी तरह से जब हमारा मन शरीर जो है स्वस्थ होता है तो हमारा मन भी खुश हो जाता है। ठीक है, मन स्वस्थ होने पर ज्ञान प्राप्त की ओर बढ़ा जा सकता है। यानी अगर हमारा मन खुश होगा तो हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं, खुशी खुशी कर सकते हैं। आगे देखिए, देश प्रेम और मानव प्रेम ही उनका आदर्श था। यानी स्वामी विवेकानंद क्या मानते थे कि देश प्रेम से बढ़कर और किसी भी इंसान को प्यार करने से बढ़कर कोई भी प्रेम नहीं है। ठीक है, उनके अनुसार हर किसी को अपनी आजीविका स्वयं कमानी चाहिए। आजीविका का मतलब क्या होता है? जो हम अपने जीवन यापन के लिए पैसा कमाते हैं, ठीक है, वो हमारी आजीविका कहलाती है। यानी वो चीज हर किसी आदमी को अपनी खुद कमानी चाहिए। और हर गांव में लड़कियों के लिए विद्यालय होना चाहिए। यानी वो स्त्री शिक्षा पर, लड़कियों की शिक्षा पर बहुत अधिक बल देते थे। वो चाहते थे कि जब तक एक नारी शिक्षित है तब वो पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है। यानी एक नारी का शिक्षित होना, एक लड़की का शिक्षित होना हमारे समाज में बहुत आवश्यक है। इसीलिए वो हमेशा नारी शिक्षा पर बल देते थे। उसके बाद यदि नारियां शिक्षित होंगी तो समाज भी शिक्षित होगा। ठीक है, ये किसका मानना था? स्वामी विवेकानंद जी का मानना था। तभी राष्ट्र का विकास भी संभव है। तो एक प्रश्न यहाँ से निकल कर आता है कि राष्ट्र का विकास कैसे संभव है? जब यहाँ स्त्री जो है वो शिक्षित होगी तभी राष्ट्र का विकास संभव है। शिकागो के धर्म सम्मेलन में उनकी प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि स्वामी विवेकानंद जी एक महान पुरुष थे। कैसे पुरुष थे? महान पुरुष थे। देश विदेश के लोग श्री स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों से बहुत प्रभावित थे। यानी जो वो विचार जो रखते थे उसको लाखों लोग सुनते थे और लाखों लोग जो है उनके विचारों से प्रभावित भी होते थे। उन्होंने हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने ज्ञान का प्रचार, हमारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था बच्चों। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। यानी उनके नाम से एक स्मारक भी बना हुआ है जो कहाँ स्थित है? और क्या उस स्मारक का क्या नाम है? विवेकानंद स्मारक। और वो स्मारक जो है कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। वहां स्वामी जी की 56 फुट ऊंची प्रतिमा क्या होता है? मूर्ति। यानी स्वामी जी की कितनी फुट ऊंची मूर्ति है? 56 फुट ऊंची मूर्ति जो है कहाँ पर है? कन्याकुमारी में स्थित है। ठीक है,
कन्याकुमारी के समुद्र तट पर अरब सागर, ध्यान से देखना आप क्या क्या बोल रही हूं मैं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर के संगम में स्थित चट्टानों पर इसे बनाया गया है। यानी जो मूर्ति है वो कहाँ बनाई गई है? समुद्र तट पर, कन्याकुमारी के समुद्र तट पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम में स्थित जो चट्टानें हैं उन पर मूर्ति बनाई गई है, ध्यान रखना, ठीक है। यह समुद्र तट से करीब 400 मीटर दूर है। यानी ये संगम जो है वो कहाँ स्थित है? समुद्र तट से 400 मीटर दूर, ठीक है। इसे बनाने में उस समय लगभग 1,35,00,000 की लागत आई थी। यानी स्वामी विवेकानंद जी की जो प्रतिमा है उसको बनाने में कितनी लागत आई थी? 1,35,00,000 रुपए। समझ में आ गई? और ये प्रतिमा कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में, यानी सागर तट के पास 400 किलोमीटर दूर पर स्थित है, ठीक है। यह स्मारक 2 चट्टानों पर बना है जिसका क्षेत्रफल लगभग 70 वर्ग मीटर है। यानी जो विवेकानंद स्मारक है वो कहाँ बना हुआ है? वो जो है 2 चट्टानों पर बना हुआ है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 70 वर्ग मीटर है। और इसमें 2 भागों में ये बनाया गया है। और इसके स्मारक के 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा विवेकानंद मंडप। बेटा ये इंटरनल प्रश्न में आ सकता है कि 2 स्मारकों के नाम बताइए। जो स्मारक है उसको 2 भागों में बांटा गया, उसके नाम बताइए। एक तो है विवेकानंद स्मारक और दूसरा है हमारा विवेकानंद मंडप और दूसरा है हमारा श्रीपद मंडप, ठीक है। दिसंबर सन 1892 में एक दिन स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी के इस तट पर आए। स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी के तट पर कब आए? दिसंबर 1892 में, ठीक है। उन्होंने ये चट्टान देखी, वे तैरते हुए वहां पहुंचे। स्वामी विवेकानंद इस तट पर कैसे पहुंचे? तैरते हुए पहुंचे और ध्यान लगाकर 3 दिन और 3 रात तक लगातार बैठे रहे। स्वामी विवेकानंद जी कहाँ बैठे रहे? अपनी 2 चट्टानों के बीच में, जहां पर उनका स्मारक बना हुआ था वहां पर, ठीक है। उसके बाद स्वामी जी का जीवन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है और वह हमें सफल जीवन व्यतीत करने तथा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी जो स्वामी जी थे वो एक महान पुरुष थे और महान पुरुष होने के साथ साथ वो अच्छे समाज सुधारक और नवयुवकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी थे। और उनका ये जीवन जो है वो हमेशा हमारे लिए प्रेरणादायी रहेगा। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताया और मैं आशा करती हूँ कि आप भी स्वामी विवेकानंद के जीवन से जरूर कुछ ना कुछ प्रेरणा लेंगे, हमेशा सत्य बोलेंगे, मेहनत करेंगे और हमेशा अपनी पढ़ाई में अव्वल रहेंगे, यानी प्रथम आने का प्रयास करेंगे। अब मैं आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार बच्चों।